हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक देखी नहीं है तो उनको भी देख लीजिए। क्लास नंबर 1 में 25 क्वेश्चंस का सेट था और क्लास नंबर 2 में 42 क्वेश्चंस का सेट था। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। उन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने देखी नहीं है वो क्लासेस तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये विनर सीरीज चल रही है जिसमें कि हम जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आएंगे। ठीक है, तो ये सेट नंबर 3 कर रहे हैं हम आज आपको। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा। बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आपका जो लाइक है वो बहुत मोटिवेट करता है मुझे। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार से होता है। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है उसमें फ्रेऑन भरा जाता है। फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में तो फ्रेऑन क्या करता है, प्रशीतक के रूप में काम करता है और वो एक वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के। क्वेश्चन देखेंगे, मेघाच्छन्न की रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। जैसे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि जब बादल होते हैं आसमान में, उस रात को गर्मी लगती है, अगर आप लोग कभी फील किए हो, और जबकि जो सामान्य रातें होती हैं जब तारे खूब दिख रहे होते हैं वो ठंडी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बादल जो होता है जब वो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित रहते हैं, वायुमंडल के ऊपर उपस्थित रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी जो ऊष्मा परावर्तित करती है, जो पार्थिव विकिरण निकलता है, उसको बादल क्या करते हैं, फिर से परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो बादल और पृथ्वी के बीच में वो जो ऊष्मा है वो बनी रहती है, वो ऊपर नहीं जा पाती है। इसलिए हमें रातें, जो बादल वाली रातें होती हैं, वो ज़्यादा गर्म महसूस होती हैं। ठीक है, नॉर्मल जो डेज होते हैं, जो नॉर्मल नाइट्स होती हैं, वो ठंडी महसूस होती हैं। आप लोग कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, तब आप लोग इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि किससे गुजर नहीं सकती है? तो हम सभी जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो देखिए, वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित हो जाएगा, तापमान बदलेगा तो भी ध्वनि का वेग बदलेगा। देखिए, जब आप लोगों ने कभी महसूस किया हो कि जब सर्दियां होती हैं तो रेल की जो सीटी होती है, अगर किसी के घर के पास रेलवे स्टेशन होगा तो सर्दियों में क्या होता है, जो उसका हॉर्न होता है ट्रेन का, वो दूर तक सुनाई देता है, आपके घर तक सुनाई देता होगा। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता है। तो तापमान बदलता है, नमी बदलती है, ठीक है, तो भी ध्वनि की जो वेग है, ध्वनि का वेग है वो बदल जाएगा। ध्वनि के संचरण की दिशा भी बदलेगी तो भी ध्वनि का वेग बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायु दाब से ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो हम सभी जानते हैं नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से हानिकारक विकिरण पैदा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 तरीके के नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है संलयन अभिक्रिया, दूसरी होती है विखंडन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, और विखंडन की अभिक्रिया में क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है, इस पे न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है। तो ये न्यूट्रॉन्स की बमबारी के कारण भारी नाभिक टूट जाता है छोटे छोटे नाभिकों में और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, संलयन की अभिक्रिया होती है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, क्योंकि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो संलयन की अभिक्रिया के कारण ही होती है। और जो विखंडन की अभिक्रियाएं हैं वो काम करती हैं नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जगह यहाँ पर निम्न माध्यमों में ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज कौन से माध्यम में चलेगी? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज जो है स्टील में चलेगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दो ऑप्शन सेम है यहाँ पर।
1 और 3 तो स्टील ही होगा यहाँ पे, या तो आप नन ऑफ एबव कर लीजिए, ठीक है। स्टील में सबसे तेज चलेगी। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर जल कम तापमान पे उबलने लगता है, इसका कारण हमें बताना है। देखिए, इसका कारण ये हो जाएगा कि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब पहाड़ के शिखर पर क्या होता है, जो जमीन होती है, जो नॉर्मल सरफेस होता है, उस सरफेस की अपेक्षा वायुदाब कम होता है। वायुदाब घटने के साथ साथ जैसे जैसे वायुदाब घटता है वैसे वैसे जल का क्वथनांक भी घटता जाता है, ठीक है। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। वैसे क्या होता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है पानी उबलने लगता है, लेकिन वायुदाब कम हो रहा है इसलिए जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो होता क्या है, पहाड़ों पर कम टेम्परेचर में ही पानी उबलने लगता है, ठीक है। इस यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो वायुदाब है, वायुदाब के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, जल का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वह तापमान जिसका यहाँ पे परिमाण होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह तापमान जिसका परिमाण फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होता है, ये हमको बताना है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्मूला पड़ा होगा, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हम लें और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो ये F का मान निकल के आपका आ जाएगा 9/5, ठीक है। और यहाँ पे -40 प्लस 32, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -40 फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी। देखिए सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्लास पॉज करके, -40 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। तो ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, दोनों पैमानों का टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे प्रतिबिंबित कर देते हैं या फिर परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। गर्मी में क्या होता है, गर्मी में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जबकि सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। वो इसलिए कि जो काले रंग के वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं और श्वेत रंग के वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इसलिए गर्मियों में श्वेत वस्त्र पहनने पर कम गर्मी लगती है, इसी वजह से हम गर्मियों में सफ़ेद रंग के वस्त्र या फिर हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धातुओं की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता है, आसानी से हम पकड़ पाते हैं। शीतकाल में हैंड पंप, ये डैंड नहीं है हैंड है, ठीक है, हैंड पंप का पानी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से ज़्यादा होता है, इसलिए तापमान से अधिक होता है। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ऑप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो पृथ्वी के भीतर का तापमान होता है, जो बाहरी वायुमंडल का तापमान होता है उससे अधिक होता है। जब पृथ्वी के अंदर से जो भूजल होता है जब वो बाहर आता है, हैंडपंप से बाहर निकलता है, इसीलिए वो गर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा जो होता है वो ताप का उच्च चालक होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तरंग की तीव्रता, अब ये कूट दिए गए हैं, हमें कूट देखने पड़ेंगे। व्युत्क्रम नियम का अनुगमन करती है, इसके आयाम के समानुपातिक होती है, आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका आंसर्स में वो हो जाएगा 1 और 3 सही हैं। आयाम के समानुपातिक नहीं होता है, जो ऑप्शन सेकेंड वाला कूट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये सही बात है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, क्यों खोलता है? क्योंकि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु दाब
बहुत ज़्यादा होता है उसको बैलेंस करने के लिए जब भी बादल गरजता है तो कोई भी इंसान जो होता है अपने कानों के पर्दे फटने का डर रहता है, इसलिए मुंह जो है खुद ब खुद खुल जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार जो है आपका बराबर होता है 105 PA के, या फिर इसको 10 की घात 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? तो जो पारा है, पारे का स्तर बढ़ने लगेगा। वायु दाब मापी में क्या होता है? पारा भरा होता है, और जब वायु दाब मापी को बेल जार में रखा जाता है और उससे वायु को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है तो पारे का स्तर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि पारा जो है फैलने लगता है, इसलिए वायु दाब मापी में पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है, तब इसका क्या बढ़ जाएगा? त्वरण बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्वरण कैसे बढ़ेगा, जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी कोई पिंड वायुयान से गिराया जाएगा तो आरंभिक गति इसकी पिंड की 0 होगी, 0 होगी, परंतु जैसे जैसे पिंड पृथ्वी के निकट आता जाएगा इसकी गति बढ़ती जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा? त्वरण में वृद्धि होगी। ठीक है, त्वरण में वृद्धि होती जाएगी। तो जैसे जब पिंड वायुयान से गिराया जाएगा तो इसके त्वरण में वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा जब पृथ्वी से टकराएगा तब मैक्सिमम हो जाएगी, और पृथ्वी से टकराने वाला होगा तब उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसी भी पिंड का, उसको कहीं भी लेकर के जाया जाए, ये कांस्टेंट ही रहता है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। देखिए, जिस विद्युत पंप से पानी भरा जाता है, जल खींचा जाता है, उससे विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किस में परिवर्तित करते हैं? स्थितिज ऊर्जा में, स्टैटिक एनर्जी में। इसको ध्यान रखना आप लोग। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद पुनः उसी स्थिति में वापस आता है, तो उस प्रकार की गति को हम कहते हैं आवधिक गति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे सरल हार्मोनिक गति भी कह सकते हैं, सरल हार्मोनिक आवधिक गति। आगे बढ़ेंगे, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम में आता है? तो जो फर वाले जंतु होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, भेड़ हो गई, ठीक है, पहाड़ी बकरियां हो गई, तो उनका फर क्या काम करता है? फर ये काम करता है कि जो फर के संपर्क में वायु आती है वो गर्म हो जाती है, और जब वो उसमें फंस जाती है तो वो उससे गर्म रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं हम लोग कि सर्दियों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, रजाइयाँ ओढ़ते हैं। तो जो रजाई हम ओढ़ते हैं, रजाई में जो रुई भरी होती है, रुई के बीच में जो वायु भरी होती है, वो हमारी बॉडी की गर्मी से, हमारे शरीर की गर्मी से जब वो वायु गर्म हो जाती है तो फिर उसके बाद रजाई ओढ़ने से हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यात्रा करती है। ऊष्मा विकिरण प्रकाश की गति के साथ यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है? जो कैलोरीमीटर होता है उसके अंदर पानी को क्यों नहीं भरते हैं? वो इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जल का प्रयोग गर्म करने वाली प्रोसेसेस में भी किया जाता है। गर्म जब किसी को सिकाई करनी होती है तो बॉटल में गर्म पानी भर लिया जाता है, हॉट वाटर बोतल आपने सुना होगा। और जल का उपयोग इंजन को ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है, इंजन कार के रेडिएटर में डाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्च होती है। तो अगर यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होगा? तो तापमान बढ़ने पर जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ जाएगा, ठीक, घट जाएगा। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तापमान घटने पर तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी हमारी किस तरीके से है? ये गोलाकार पिंड की भांति पृथ्वी है। ये जो ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेती है और उसको अच्छे प्रकार से विकिरित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकिरण के प्रमात्रा क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत जो है ये दिया गया था प्लैंक के द्वारा। और ये कब दिया गया था? ये 1900 में लगभग दिया गया था। प्लैंक ने ये सिद्धांत सुझाया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि परमाणु किसी भी आवृत्ति पर कंपन कर सकते हैं, ये प्लैंक ने बताया था, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये सिद्धांत आया था, किसके द्वारा दिया गया था? प्लैंक के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मैक्स प्लैंक। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक धातु को लपट पर गर्म किया जाता है, अर्थात आंच पर गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। अब देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। हम एक बार बात करते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए जब किसी धातु को गर्म किया जाएगा तो जो उसके अणु हैं वो गर्म हो जाएंगे। अणुओं के गर्म होने से क्या होगा? उसके परमाणु जो हैं वो गर्म होने लगेंगे। फिर क्या होगा? तो जो परमाणु गर्म होके क्या करेंगे? ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने लगेंगे, ठीक है। ऊर्जा को अवशोषित करने लगेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। वास्तविक स्थिति में आने लगेंगे तब प्रकाश के रूप में ऊर्जा का निकास होने लगेगा। आपने देखा होगा, लीजिए आप कोई चम्मच गर्म करके देखिए, ठीक है। वो चम्मच आप जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो चम्मच आपको रेड कलर की दिखने लगती है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से बात कर रहा है। और अंत में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर पर छलांग लगाएंगे और ये जो दिखेगा ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में ये पूरी प्रक्रिया दिखाई देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पारा मान लेते हैं, पारे की तुलना में जो गैस तापमापियाँ होती हैं वो अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। क्यों? क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन तरल के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे जो तापमापियाँ हैं ज़्यादातर उनमें पारा भरा जाता है। पारा क्या है? ताप के प्रति संवेदनशील होता है और ताप में समान वृद्धि होने पर उसमें उतना फैलाव नहीं होगा जितना कि गैस में होगा। इसी वजह से जो थर्मामीटर होते हैं उनमें पारा भरा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? जो श्वेत और चिकनी सतह होगी वो ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक होगी। जबकि अगर कोई काली और खुरदरी सतह है, ठीक है, खुरदरी सतह है, तो वो ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक होगी। काले और खुरदरे बनाए जाते थे क्योंकि जब उनको गैस पे चढ़ाया जाए, आंच पे चढ़ाया जाए, तो वो ऊष्मा को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित करें और भोजन जल्दी से पक जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में विकिरण एक्स या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? तो मानव शरीर में विकिरण को मापा जाता है रैड में। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी रैड्स, ठीक है। RADS से इसको लिखते हैं रैड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि वो गति को समान बनाए रखने में इंजन की सहायता करता है। देखिए
फ्लाईव्हील एक ऐसा घूर्णन करने वाला यंत्र होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिसका उपयोग घूर्णन ऊर्जा के संग्रह के लिए किया जाता है, फ्लाईव्हील का, ठीक है। और फ्लाईव्हील किस में लगा होता है? जो एरोप्लेन्स होते हैं आपके, ये कुछ एरोप्लेन्स, ये आगे जो लगा होता है फ्लाईव्हील, उसमें लगा होता है। और विमान को स्थिर रखने में तथा घूर्णन की जो गति होती है उसको बदलाव करने में, उसके साथ साथ इंजन को एक समान गति से स्थिर रखने में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है? गति को समान बनाए रखने में इंजन की सहायता करता है। जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था तो फ्लाईव्हील के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके जो इंजन था उसमें भी क्या लगा था? फ्लाईव्हील लगा था। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं नॉर्मल जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ताप वैद्युत पुंज। ताप वैद्युत पुंज क्या होता है? ताप वैद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। और ये ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये ऊष्मा के बहुत ही ज़्यादा संवेदक रूप में हम इसको मान सकते हैं। और ये थर्मोकपल जंक्शन पेयर के रूप में जोड़ा जाता है सीरीज में, ठीक है। और सतह जहाँ पर भी ये जोड़ा जाता है, सतह के निकट थर्मोकपल में जो विकिरित ऊर्जा होती है उसको मापता है। कौन मापता है? ताप वैद्युत पुंज। ऑप्शन नंबर 4। शब्द इंसोलेशन अर्थात आपतन का क्या अर्थ है? आपतन का अर्थ हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। आपतन से तात्पर्य होता है कि जो सूर्य है, जो सन होता है, उससे पृथ्वी की सतह पर कितनी किरणें पहुंच रही हैं, इसी को आपतन कहते हैं, ठीक है। पहुंचने वाली किरणों से होता है। आपतन अधिक होता है तो तापमान में वृद्धि रहेगी, कम होगा तो तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी एक ही यूनिट है या इकाई है? तो कार्य और बल आघूर्ण इन दोनों की एक ही यूनिट है। देखिए, कार्य की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और जो घूर्णन बल है या बल आघूर्ण है, इसका भी SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्य और बल आघूर्ण दोनों की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर या जूल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की उच्चता या प्रबलता, यहाँ पर प्रबलता भी हो सकता है, दूसरे शब्दों में अगर ये क्वेश्चन बदला तो यहाँ पे प्रबलता भी हो सकता है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस ध्वनि की जो वेव होती है, जो वेवलेंथ है, उसके समानुपाती तो होती ही है, इसके साथ साथ क्या है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जिसको कि हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड की अधिकता ध्वनि को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? अधिक हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, स्वर की तीव्रता ध्वनि स्रोत के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसी की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ध्वनि तीव्र होगी। एक ये फॉर्मूला भी होता है V = N लैम्डा, इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।